हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 10वां और कृषि महत्व के जीव जंतु। ये हमारा लेसन चल रहा था, ठीक है, जिसमें बहुत से जीवों के बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। आज अब अपन पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं कि पक्षी हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, कैसे हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, कैसे उनका अपन को प्रबंधन करना चाहिए। शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को, अध्याय के इस पाठ को, जो 5वां पाठ है हमारा। पक्षी। पक्षी क्या होते हैं? कृषि महत्व के पक्षी। कुछ पक्षी तो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। अब और कुछ फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े, ठीक है, कीट व अन्य जंतुओं को खाकर हमें परोक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है, लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे घरेलू चिड़िया। कुछ पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कुछ पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कुछ पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट व जंतुओं को खाकर परोक्ष रूप से हमें लाभ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, घरेलू चिड़िया ले लें अपन, ठीक है, जिसे पेसर डोमेस्टिकस कहा जाता है। घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया चर्चा की थी अपन ने कल इनके बारे में। घरेलू चिड़िया, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक नाम है पेसर डोमेस्टिकस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेसर डोमेस्टिकस, ठीक है। अलग अलग इनको अंडरलाइन करना है जब वैज्ञानिक नाम अपन लिखते हैं। ये अपन ने बहुत बार इस पे चर्चा कर ली है, ठीक है। जैसे बया है प्लोसियस, प्लोसियस फिलिपाइनस, फिलिपाइनस, ठीक है। जैसे बया है प्लोसियस फिलिपाइनस, प्लोसियस फिलिपाइनस, ठीक है। प्लोसियस फिलिपाइनस ये होता है बड़ा, ठीक है। फिर कबूतर। कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लेविया। कबूतर वैज्ञानिक नाम कोलंबिया, कोलंबिया नहीं, कोलंबा लेविया। एक कबूतरी, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है, कबूतरी नहीं, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है तोता का, सिटेगुला क्रेमरी। तोता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तोता का वैज्ञानिक नाम है सिटेगुला क्रेमरी, ठीक है। सिटेगुला क्रेमरी नामक इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये पक्षी होते हैं जो कीटों को और अन्य जंतुओं को खाकर इनडायरेक्टली रूप से फसलों को हमें लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी फसलों और सब्जियों फलों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी ये तो लाभ वाले हैं, लेकिन कुछ तो क्या करते हैं, हानि भी तो पहुंचाते हैं। कुछ पक्षी फसलों, सब्जियों
फलों को हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कौवा, मैना, बगुला, नीलकंठ, हुप्पी, कंठ फोड़वा जिसे अपन कहते हैं कंठ फोड़, ठीक है, आदि फसलों के हानिकारक कीटों को खाते हैं, ठीक है। जैसे कौवा, बगुला, कौवा, बगुला, कौवा, मैना, बगुला, नीलकंठ, कौवा, मैना, बगुला, मैना, नीलकंठ, नीलकंठ, हुप्पी, कंठफोड़, कठफोड़वा या कंठफोड़, कठफोड़वा कहते हैं, कंठ नहीं है ये, कठफोड़वा है, आदि आदि फसलों के हानिकारक कीटों को खाते हैं। आदि फसलों के हानिकारक कीटों को खाते हैं। आदि क्या करते हैं? फसलों के हानिकारक कीटों को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उल्लू चूहों को खाकर हमें लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। उल्लू जो होता है वो चूहों को खाता है। उल्लू चूहों, उल्लू चूहों को खाकर हमें लाभ पहुंचाते हैं। उल्लू चूहों को खाकर क्या करते हैं? हमें लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। प्रबंधन, अब इन पक्षियों का प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे ये हानिकारक पक्षियों को अपन रोक सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन, पक्षी का प्रबंधन, ठीक है। तो पहला तो मरा हुआ कौवा लटकाकर, खंबे पर लटकाकर हम कौवों को भगाने का प्रभावी उपाय है। जो मरा हुआ कौवा होता है उसे घर के बाहर मतलब ऊपर की तरफ या खेत में अपन लटका दे किसी खंबे पर, तो ये एक प्रभावी उपाय है कौवों को भगाने का, ठीक है। पहला है मरा हुआ कौवा खंबे पर लटका देने से देते हैं। यह कौवों को भगाने का प्रभावी उपाय है। प्रभावी उपाय है, प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, ठीक है। ये मक्का के जो भुट्टे होते हैं, ठीक है, को बचाने हैं तो हमें 2-3 इसकी खुद की ही 2-3 पत्तियों को चूहे के ऊपर लपेट देने का सुरक्षा होती है, ठीक है। भुट्टे के ऊपर लपेट देना है, जैसे भुट्टे की फसल है, ठीक है, ऊपर की इसी प्रकार। तो इसके खुद की पत्तियां ही क्या करें, अपन इसके चारों तरफ लपेट देते हैं, तो ये भुट्टे की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। मक्का के भुट्टे को बचाने हेतु उसकी
हेतु उसके 2-3 पत्तियां भुट्टे के ऊपर लपेट देने से सुरक्षा होती है। उसकी 2 या 3 पत्तियां भुट्टे के ऊपर लपेट देने से सुरक्षा होती है। सुरक्षा होती है। ठीक है। गेहूं की जो दूधिया अवस्था होती है, जब गेहूं की फसल अपन बोई है और उसकी जो दूधिया अवस्था होती है, उस समय 0.6% क्या करें, थायरम का गोल का छिड़काव करने से घरेलू जो गोरैया प्रतिकर्षित होती है, वो घरेलू गोरैया नहीं आती है यहाँ पर। ठीक है, खेतों में। ठीक है। गेहूं की दूधिया अवस्था में 0.6%, गेहूं की दूधिया अवस्था में 0.6% थायरम का छिड़काव, थायरम के गोल का छिड़काव करने से, गेहूं की दूधिया अवस्था में 0.6% थायरम का गोल का छिड़काव करने से घरेलू गोरैया प्रतिकर्षित होती है। ठीक है। एयरगन व पटाखों के धमाकों के द्वारा तोता तथा मैना का नियंत्रण किया जा सकता है। जो तोता मैना आते हैं उससे एयरगन और पटाखों की जो आवाज, धमाके की आवाज और एयरगन की शूटिंग की जो आवाज होती है, उससे तोता और मैना का नियंत्रण कर सकते हैं। एयरगन व पटाखों के धमाके की आवाज से तोता व मैना का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यह हानिकारक भी हो सकता है। पटाखे की थोड़ी सी भी चिंगारी उधर खेत में आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो यह हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है। और कैसे अपन नेट से ढककर फसल को, नेट से ढककर, जाली से ढककर भी कर सकते हैं। ठीक है। चमकीली पन्नियों से ढककर किससे सुरक्षा कर सकते हैं, पक्षियों को दूर रख सकते हैं। ठीक है। नेट या जिसे अपन जाली कहते हैं, जाली से ढक कर व चमकीली पन्नियों से ढककर पन्नियों से ढककर पक्षियों को दूर रखा जा सकता है, दूर रख सकते हैं। अब कैसे, जाली रहेगी तो अंदर आ नहीं सकते, और चमकीली पन्नियां रहेगी तो जो सूर्य का प्रकाश होगा वो चमकीली पन्नियों से टकरा कर वापस कहाँ होगा, परावर्तित होगा।
तो और वो जाकर कहाँ गिरेगा, आने वाले जो पक्षियों की आंखों पर जाकर होगा, जिससे उनकी आंखें खुलेगी नहीं और वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब ऐसे कई तरीके के अपन बैठ के गुलेल से पत्थर फेंक कर अपन, ठीक है, पटाखे छोड़कर, खाली टीन के डिब्बे बजाकर, ठीक है, गुलेल से पत्थर छोड़कर, ठीक है, पटाखे फोड़कर, पटाखे छोड़कर, गुलेल से पत्थर फेंक कर लो इसको, पटाखे छोड़कर खाली टिन के डिब्बे बजाकर, खाली टिन के डिब्बे बजाकर, बिजू का लगाकर तोते का प्रबंधन किया जा सकता है। बजाकर बिजू का लगाकर तोते का प्रबंधन कर बगाया जा सकता है, ठीक है, बगाया जा सकता, ये है। देखिए ये तो हो गया हमें प्रबंधन, जिसमें बिजू का शब्द आया है। बिजू का क्या होता है, कोई जानता है? बिजू का क्या होता है? बिजू का होता है जो अपन खेतों में एक लकड़ी के ऊपर उसको कपड़े पहना के अच्छे से एक, ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कई पत्थर ऐसे मटकी रख देते हैं ऊपर चेहरे की जगह, फिर ऐसे उसको, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं इस प्रकार से। तो वो एक इंसान की तरह लगता है वहां पर खड़ा हुआ, जिसे देखकर अपन पक्षी क्या हो जाते हैं, पक्षी उसे देखकर भाग जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लें एक बार आप इसका, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं अपन रोजड़ा या नीलगाय के बारे में। रोजड़ा या नीलगाय के बारे में हम चर्चा करेंगे अब। देखिए रोजड़ा या नीलगाय, ठीक है, रोजड़ा या जिसे अपन नीलगाय कहते हैं, नीलगाय लुगाओ, ठीक है, ये ऊंचाई में लगभग 1.2 से 1.4 मीटर तक का होता है। ऊंचाई में 1.2 से 1.4 मीटर का, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.4 मीटर, ठीक है, इतना तो ये ऊंचा होता है, ठीक है। इसकी कद काटी अर्थात उसका शरीर देखने में घोड़े जैसा लगता है, लेकिन सिंग इसके छोटे होते हैं, घोड़े जैसी
कदकाठी व छोटे सींग होते हैं। घोड़े जैसी कदकाठी व छोटे सींग होते हैं इसके, ठीक है। घोड़े जैसी कदकाठी और छोटे सींग होते हैं। ये अपने किसी भी मौसम में प्रजनन क्रिया कर सकते हैं और बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी मौसम में प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। सभी मौसम में क्या कर सकते हैं? प्रजनन क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो गर्भावधि होती है अर्थात ये जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 8 से 9 महीने के बीच, ठीक है, जैसे मनुष्य में होता है, ठीक है। इनकी जो मादा होती है उसकी गर्भावधि ये अपने 8 से 9 महीने के बीच क्या करती है? 8 से 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। इसकी गर्भावधि 8 से 9 माह होती है। 8 से 9 माह होती है, ठीक है। अंधविश्वास के कारण इसको क्या किया जाता है? गाय का अंधविश्वास के कारण इसको गाय का संबंधी मानते हैं, जबकि यह हिरण कुल से संबंधित है। लोग इसको गाय का संबंधी मानते हैं, इसलिए इसको मारते नहीं, ठीक है। क्योंकि गाय को भारत में क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। इसलिए भारत के जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास के कारण रोजड़ों को क्या करते हैं? नील गाय को गाय का संबंधी मानकर इन पर ना तो आक्रमण करते हैं ना ही इनको मारते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में ये हिरण का जो कुल होता है उससे संबंधित जीव है, ना कि गाय के कुल से संबंधित, ठीक है। अंधविश्वास के कारण इसे गाय का संबंधी मानते हैं तथा इन्हें मारते नहीं है, क्योंकि भारत में गाय को पवित्र पशु मानते हैं, जबकि नीलगाय हिरण कुल से संबंधित होता है। हिरण कुल से क्या होता है? ये संबंधित होता है, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि ये किसी खेत में अगर चला जाता है तो उस खेत को बर्बाद कर देता है पूरा। अब बर्बाद ये कैसे करता है? ये खाता बहुत कम है लेकिन उजाड़ बिगाड़ बहुत ज्यादा करता है इधर उधर, और ये झुंड में रहता है। 5-7 तो कम से कम इसके झुंड में रहते हैं, इसकी टोली में रहते हैं, और ये एक ही साथ किसी खेत में चले जाते हैं, ठीक है। और जहां ये पहुंचते हैं, जहां से गुजरते हैं, पूरे खेत को नष्ट करते हुए गुजरते हैं, ठीक है। क्यों? अब ये खाता तो कम है, खाएगा तो थोड़ा, और बाकी इधर उधर भाग दौड़ के पूरी फसल, खड़ी फसल को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। ये खाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा है। यह खाता कम है तथा बिगाड़ता ज्यादा है, खाता कम है और क्या करता है? बिगाड़ता ज्यादा है, ठीक है। नोट: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह एक संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में आता है। संरक्षित वन्य जीव, जिन्हें सरकार ने 1972 का जो कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,
कानून 1972, उसके तहत उस कानून के अनुसार इस रोदड़ा या नीलगाय को क्या रखा गया है, वन्य जीवों की संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, जिन्हें बचाने की आवश्यकता है, उस श्रेणी में रखा गया है। तो नोट बनाकर वो इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं इसको। नो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार के तहत इसे संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में रखा गया है। इसे संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में रखा गया है। संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसका अवैध शिकार करने पर, इसका अवैध शिकार करने पर 6 माह की कैद और 2000 रुपए जुर्माना लगता है। ठीक है, इसका अवैध शिकार करने पर, अवैध शिकार करने पर 6 माह कैद अर्थात 6 माह जेल में रखा जाता है तथा 2000 कितने 2000 रुपए का जुर्माना लगता है। किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको क्या करते हैं, संरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे है प्रबंधन। इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो देखिए प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रोजड़े की जो लीद होती है, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में लीद कहते हैं और ऐसे अपन गोबर कहते हैं, को पानी में घोलकर क्या करें, इसे फसल के किनारे किनारे छिड़क देने से रोजड़े इसके नजदीक नहीं आते हैं। ठीक है, प्रबंधन का पहला उपाय क्या है, फसल की लीद नहीं आती। रोजड़े की लीद या जैसे अपन गोबर कहते हैं का पानी में घोल कर फसल के किनारे किनारे छिड़क देने से रोजड़े पास नहीं आते हैं। रोजड़े पास नहीं आते हैं फसल के किनारे किनारे छिड़क देने से। ठीक है, ठीक है, 2 या 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से फिनाइल पानी में घोलकर फसल के चारों ओर पालियों पर छिड़काव करने से जो इसकी दुर्गंध आती है उससे रोजड़े दूर रहते हैं। 2 या 3 मिलीलीटर 2 या 3 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से 2 या 3 मिलीलीटर छिड़काव खेत की
पालियों पर करने से इसकी दुर्गंध, इसकी जो दुर्गंध या बदबू आती है, दुर्गंध से रोजड़े दूर रहते हैं। रोजड़े क्या होते हैं? दूर रहते हैं इससे। अगला है, ठीक है, रोजड़े का बंध्याकरण या जनन दशानन, जनद नाशन, ठीक है, करके, रोजड़े का बंध्याकरण करके, रोजड़े का बंध्याकरण या जनद नाशन करके, रोजड़े का जो बंध्याकरण होता है या जनद नाशन, ये दोनों क्रिया करके अपन रोजड़े की संख्या को, वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? इनके जो जनद होते हैं, अर्थात जो इनके जेनेटिक पार्ट्स होते हैं, जननांग होते हैं, उनको काट कर या उनको निष्क्रिय कर कर हम क्या कर सकते हैं? इनको बंध्य, एकदम बांझ बना सकते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? आगे अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाते, अपनी संख्या में नहीं वृद्धि कर पाते, और इसका अपन इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। जो सड़ी आग की पत्तियों के घोल का छिड़काव करके भी अपन कर सकते हैं। सड़ी आग की पत्तियों के घोल का छिड़काव करके, सड़ी आग की पत्तियों के घोल का छिड़काव करके भी अपन क्या कर सकते हैं? इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। फिर शाम के समय पुराने टायर, चमड़े के जूते और बाल जलाकर, ठीक है, शाम के समय पुराने टायर जला लो, ठीक है, चमड़े के जूते जला लो, ठीक है, या बाल जलाकर नियंत्रण कर सकते हैं, फिर इसके बाद है जाऊ चूहा। उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है। अब जाऊ चूहा क्या होता है? आप जाऊ चूहे को नाम से नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये इनका हिंदी नाम है। बाकी अपन इसको अच्छे से जानते हैं, हमने कई बार हमारे खेतों में देखा होगा, घरों के आसपास। ऐसा ये चूहे की तरह दिखता है, और इस पर क्या होते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस पर कांटे पाए जाते हैं। इस पर पहली बात, इस पर कांटे पाए जाते हैं। जाऊ चूहा। अगला है हमारा जाऊ चूहा। क्या होता है जाऊ चूहा? ये जमीन में बिल बनाकर रहता है। पहली बात तो यही है कि ये जमीन में क्या करता है? बिल बनाकर रहता है, या फिर दूसरे जंतुओं के जो बिल होते हैं उनमें रहता है, ठीक है। यह जमीन में बिल बनाकर रहता है, या अन्य जंतुओं द्वारा बनाए बिलों में
अन्य जंतु द्वारा बनाए बिलों में रहता है, अन्य जंतु द्वारा बनाए बिलों में रहता है, ठीक है। इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, इनके शरीर पर सूल युक्त कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। कान व शरीर पर कांटों से इसको पहचाना जा सकता है अपन, ठीक है। इसके कान व शरीर पर कांटों से इसे पहचाना जा सकता है। इसे कान व शरीर पर कांटों से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। पहचानने का तरीका, इन कांटों के ऊपर आवरण पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं और उन पर आवरण पाया जाता है, ठीक है। आक्रमण से रक्षा के लिए जब इन पर कोई पकड़ने की कोशिश करता है, इनका कोई शिकार करने की कोशिश करता है, तो ये इनके कांटों के ऊपर का आवरण उस आक्रमण से रक्षा के लिए शरीर को गेंदनुमा बना लेता है, आवरण हटा के बिल्कुल गेंदनुमा बना लेता है, गोल गेंदनुमा संरचना में समेट लेता है और अपने चारों तरफ क्या हो जाते हैं, उसके कांटे आ जाते हैं, ठीक है। फिर पकड़े तो पकड़े कैसे, पकड़ने जाएंगे तो हाथ पर कांटे चुभेंगे, ठीक है। आक्रमण से रक्षा करने के लिए, आक्रमण से रक्षा करने के लिए यह अपने शरीर को गोल गेंदनुमा संरचना में समेट लेता है, ठीक है। गोल गेंदनुमा संरचना में क्या कर लेता है, ये समेट लेता है अपने आप को, ठीक है। ये कीड़े, चींटियों और दीमक को खाता है, इसके आहार है। कीड़ों को, चींटियों को, दीमक को आहार में खाता है। दीमक, कीड़े, चींटियां इसके आहार या भोजन है। क्या है, आहार या भोजन है, ठीक है। ये पाया कहां जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये नदी के मुहाने, नदी का जो मुहाना होता है अर्थात नदी के किनारे किनारे, ठीक है, जंगलों, छायादार स्थानों, सिंचित व जूते खेतों के आसपास पाया जाता है। तो कुल मिला के कहाँ पाया जाता है, जहाँ ठंडा माहौल होता है। जंगलों में धूप भी, गहरे जंगलों में धूप भी, वहां पर पौधे इतने गहरे होते हैं कि उनके ऊपर की धूप भी जमीन पर पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो वहां ठंडा माहौल रहता है। तो ये जहाँ ठंडे या नम होते हैं स्थान होते हैं, ठंडे स्थान होते हैं, वहां पाए जाते हैं। ये नदी के मुहाने, जंगलों, छायादार स्थानों तथा सिंचित व जुते हुए खेतों के आसपास पाया जाता है। जहाँ नम स्थान होगा, जहाँ ठंडा स्थान होगा, वहां ये पाया जाता है, ठीक है। ये जुलाई व सितंबर महीने में क्या करता है, प्रजनन करता है। जुलाई व सितंबर महीने में ये क्या करता है, प्रजनन क्रिया करता है। यह जुलाई व सितंबर महीने में प्रजनन क्रिया करता है।
ये जुलाई व सितंबर महीने में क्या करता है, प्रजनन क्रिया करता है अपनी। जुलाई और सितंबर महीने में प्रजनन क्रिया करता है, अर्थात मैथुन क्रिया प्रजनन क्रिया करके अपने जैसी संतान को ये क्या करता है, उत्पन्न करता है जुलाई से सितंबर महीने के बाद। ठीक है, जुलाई से सितंबर महीने के बाद ये क्या करता है, प्रजनन क्रिया करता है। आगे देखिए खरगोश के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं अभी। खरगोश किस संघ का है, कोर्डेटा संघ का है। पहली बात, संघ कौन सा है इसका, कोर्डेटा। संघ कोर्डेटा से संबंधित है। ठीक है, अर्थात जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, फिर उपसंघ वर्टिब्रेटा। उपसंघ वर्टिब्रेटा से संबंधित है। इसका उपसंघ कौन सा है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्ग है इसका मेमेलिया। वर्ग क्या है इसका, मेलिया, अर्थात स्तनधारी होता है, बच्चे उत्पन्न करता है, अंडे नहीं देता है। ठीक है, फिर इसका गण है लोगोमॉर्फा। गण है लागोमॉर्फा, लागोमॉर्फा। ये इसका क्या है, गण है। ये इसका गण है। कुल है एपेरिडी। ठीक है, कुल क्या है, एपोरिडी, सॉरी लेपोरिडी। कुल एपोरिडी नहीं है, दिमाग से। कुल लेपोरिडी, कुल है लेपोरिडी। ठीक है, ये इसका क्या है, वर्गीकरण। अगर अपन को पूछ ले खरगोश का वर्गीकरण बताइए, तो वर्गीकरण कहाँ, उसको कोर्डेटा है, उपसंघ वर्टिब्रेटा है, वर्ग मेमेलिया है, गण लोगोमॉर्फा है, कुल है लेपोरिडी। ठीक है, ये शाकाहारी जीव होता है, पहली बात तो। ठीक है, इससे हमें प्राप्त क्या होता है, इससे मांस, ऊन और इसकी खाल प्राप्त होती है। इसका जो मांस होता है उसमें 20% प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका शिकार करके लोग खाते हैं। ठीक है, इसके मांस खाते हैं। भारत में इसका पालन 1960 से शुरू किया गया था। भारत में इसका पालन 1960 के कार्यक्रम इसके शुरू किए, पालने के कार्यक्रम इसके शुरू किए गए। इसकी जनन क्षमता उच्च, इसकी खास विशेषता क्या है, उच्च जनन क्षमता और अधिक भोज्य पदार्थ रूपांतरण की क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये खाता है और फिर जो निकालता है वापस, वो बहुत उपयोगी खाद्य के रूप में भी होती हैं, इसीलिए अधिक भोज्य पदार्थ रूपांतरण में इसकी खास विशेषता, अधिक जनन क्षमता, प्रजनन क्षमता। ठीक है, इनपुट आउटपुट लागत कितनी होती है इसको पालने में, इनपुट आउटपुट लागत का अनुपात क्या होता है। अगर 1 रुपये अपन इस पर लगाएं, ठीक है, तो ये हमें वापस आउटपुट के रूप में 1 रुपये अपन इस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है, इस पर लगाए पालन क्रिया में, ठीक है, तो आउटपुट के रूप में ये हमें वापस 18 से 20 रुपए तक देता है। ठीक है, तो अर्थात लागत बहुत कम होती है और इसका उपयोग बहुत, जो हमें लाभ बहुत पहुंचता है। ठीक है, अब इसके लाभ भी बहुत सारे हैं। खरगोश क्यों पालते हैं, बहुत से लोग पालते हैं, क्यों पालते हैं, कई सारे इसके पालन है। ठीक है, पर इसकी जातियां इंपॉर्टेंट है पालने की। ठीक है, जैसे व्हाइट जेट, ग्रे जेट, न्यूजीलैंड व्हाइट, ठीक है, कैलिफोर्निया डच, ये देशों के नाम है वहां के, सॉरी किस्मों जातियों के नाम है। कैलिफोर्निया डच, सीवियट, चंचला, ब्लैक ब्राउन, ये जातियों के नाम है जो खरगोश को पालने में काम में ली जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इस खरगोश के बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से पूरा। ठीक है, इसकी विभिन्न प्रकार की जातियां, लाभ, पालने का तरीका क्या है, प्रजनन क्या है, प्रबंधन क्या है, ये सब अपन देखेंगे। ये इसकी खासियत है, एक मैन के इसमें उच्च जनन क्षमता और खाद्य पदार्थ रूपांतरण की उच्च क्षमता पाई जाती है। दूसरी खासियत यह है कि ये ज्यादातर बीमार नहीं पड़ता।
सामान्यतः इसमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज अपन ने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। खरगोश अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे हम। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।